सो हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कोरोना के बारे में। ठीक, पहली चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी कोरोना है क्या। अभी जो चल रहा है वो वाला कोरोना नहीं है ये। ठीक, ये है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ये भी डिसएडवांटेज एक तरीके का हमारे लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लॉसेस होते हैं। अब पहले तो आप डेफिनेशन देखिए क्या है कोरोना वायरस की। कि जो कोरोना डिस्चार्ज है एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है जो कि कॉज होता है आयोनाइजेशन ऑफ एयर। ठीक, मान लीजिए आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो उससे क्या होगा, जो आसपास की एयर होगी वो आयोनाइज हो जाएगी। उस आयोनाइजेशन की वजह से क्या होगा, जो आयंस होंगे वो ग्लो करने लगेंगे, मतलब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। उस इलेक्ट्रॉन्स को जब भी आपको पता है कि जब भी कोई भी हायर स्टेट में मूव करता है इलेक्ट्रॉन तो कुछ एनर्जी रेडिएट करता है, तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ आपको लाइट दिखाई देगी। तो वही कोरोना डिस्चार्ज में होता है। अगर आपको कोरोना डिस्चार्ज देखना है तो कुछ ऐसा दिखता है। ये आपका इंसुलेटर लगा हुआ है, करंट यहाँ पे आ रही है, इस इंसुलेटर पे यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। तो ये जो आर्क है, इस आर्क पे आपका वोल्टेज जो होगा बहुत हाई होगा। ठीक, तो वो हाई वोल्टेज पे आपको थोड़ा बहुत कोरोना देखने को मिल रहा है। ठीक, अब कोरोना की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ये कोरोना जो है पहली चीज़ तो रेडिएट करेगा लाइट। ठीक, दूसरा है इसमें एक हमिंग नॉइस आती है। जब भी आप किसी ट्रांसफार्मर या बड़े ट्रांसफार्मर के या फिर किसी भी बड़ी लाइन के पास आप जाओगे तो आपको एक हमिंग नॉइस सुनाई देगी। तो वो नॉइज़ जो होती है वो कोरोना की ही होती है। आपको हो सकता है वो अपीयर ना हो यहाँ पे, जैसा आपको ये चीज़ ग्लो करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपको साउंड ज़रूर सुनाई देगा। ठीक, तो यहाँ पे वही बताया गया, कोरोना डिस्चार्ज कॉजेज एन ऑडिबल हिसिंग। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई कोरोना से रिलेटेड, छोटा सा टॉपिक है। इसके बारे में डिटेल में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि अभी ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है, मतलब स्टार्ट ही हो रहा है पावर सिस्टम, तो इसमें आप अभी इतना ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। तो कुछ रिलेटेड चीज़ें देखते हैं कोरोना से। पहली चीज़ तो व्हाट इज़ कोरोना इफ़ेक्ट, मैंने आपको बता ही दिया। कोरोना इफेक्ट अकर नेचुरली ड्यू टू द फैक्ट दैट एयर इज़ नॉट अ परफेक्ट इंसुलेटर। देखिए क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी कंडक्टर अगर करंट कैरी कर रहा है तो उसके आसपास की एयर जो होगी वो आयनाइज हो जाएगी, उसकी वजह से आपको ग्लो ऑब्टेन होगा। लेकिन इस चीज़ को होने के लिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए होता है। उस वोल्टेज को हम बोलते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। और अगर आपको विजुअल देखने हैं, मतलब ये जो कोरोना डिस्चार्ज आपको दिख रहा है, अगर इसको देखना है तो इसके लिए भी एक वोल्टेज डिफाइन है, उसको हम बोलते हैं विजुअल क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ठीक, अब यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो 500 kV पे दिखाया गया है। वो चीज़ें भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है। अब देखिए, ये जो मोस्टली कोरोना है ये मोस्टली आपकी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, यानी कि जो कि 200 kV या 300 kV से भी ऊपर है, मोस्टली 220 kV के ऊपर हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कंसीडर करते हैं। अगर वो उसके ऊपर है तो हम बोलते हैं कि ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, इसमें मोस्टली हमको कोरोना देखने को मिलता है। तो पहली चीज़ तो क्या क्या फैक्टर हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है कोरोना अकर होने के लिए। जो पहला फैक्टर है आपका, कि आपका जो है अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि एसी सोर्स में ही होगा आपका कोरोना। और जो भी कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू देयर डायमीटर। ठीक, इससे क्या होगा कि जो दूसरा कंडक्टर है उसका कोई भी इफेक्ट पहले वाले कंडक्टर के ऊपर नहीं आएगा। ठीक, तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कोरोना में। अब देखिए, अगर आपका कंडक्टर एक एयर में रखा हुआ है, मतलब हवा में टंगा हुआ है, तो आपको कोरोना ऑब्टेन करने के लिए कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि कितना वोल्टेज आप अप्लाई करोगे कि आपकी लाइन में कोरोना अपीयर होने लगेगा, तो वो आपके लिए है 30 kV। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जो है
एयर का वो 30 kV है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा है। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कोरोना को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए कोरोना के ऊपर क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी, इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कोरोना किस किस वजह से हो रहा था। पहली चीज़ तो हो रहा था वोल्टेज की वजह से, वोल्टेज बहुत हाई है। दूसरा कंडक्टर में हो रहा है, तो मतलब कंडक्टर में कुछ चेंजेस होंगे तो कोरोना पे इफ़ेक्ट आएगा। और ये आसपास की सराउंडिंग पे भी डिपेंडेंट है, मतलब जो भी आपकी आसपास की सराउंडिंग होगी उस पर भी ये डिपेंडेंस होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे ये डिपेंड करेगा। अब पहला जो है आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, दूसरा आपका है कंडीशन ऑफ कंडक्टर, और तीसरा है आपका स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। अब अगर आप पहला देखो एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आपकी क्या क्या हो सकती है, या तो सर्दी बहुत है, या गर्मी बहुत है, या फिर जो आपका टेम्परेचर है वो ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है। तो मान लीजिए आपका वेदर ख़राब है, यानी बारिश का मौसम हुआ वो है, स्टॉर्मी डे है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको पता है कि बहुत सारे आयंस जो हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, एयर काफ़ी ह्यूमिड भी हो जाती है। तो उससे क्या होगा कि कोरोना डिस्चार्ज की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है वो काफ़ी लो हो जाएगा। अभी जो आपने 30 kV वोल्टेज देखा, वो 30 kV तब था जब नॉर्मल कंडीशन यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया गया था। जैसे ही ये कंडीशन चेंज होंगी इस वोल्टेज में भी वेरिएशन आएगा। अब अगला जो है आपका वो है कंडीशन ऑफ कंडक्टर। अब देखिए कंडीशन ऑफ कंडक्टर, अगर आपकी बहुत स्मूथ सरफेस है या फिर रफ सरफेस है, या फिर आपके कंडक्टर पे बहुत ज़्यादा धूल जमा हो चुकी है, या फिर अगर आपका कंडक्टर ऐसी जगह है जहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो कहीं ना कहीं कंडक्टर की कंडीशन पे चेंजेस आएंगे। जब भी कंडीशन डिटेरियोरेट होती है, मतलब ख़राब होती है, या फिर सरफेस की रफनेस बढ़ती है, तो आपका जो क्रिटिकल ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कम हो जाता है, यानी 30 kV से कम हो जाएगा, और कोरोना डिस्चार्ज बहुत जल्दी आ जाएगा। तो मान लीजिए आपकी कंडक्टर पे बहुत सारी धूल जमी हुई है, आपने वोल्टेज अप्लाई किया 25 kV, और आप ये सोच के बैठे थे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही कोरोना आएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, 25 kV पे ही आ जाएगा। ठीक, उसके बाद है स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, ये इसका तीसरा पॉइंट है। अब देखिए स्पेसिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अगर मान लीजिए आप स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा रख रहे हो, ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना डिस्चार्ज हो ही ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम कंडक्टर को बहुत ज़्यादा स्पेसिंग पे रख ही नहीं पाते हैं। स्पेस की कमी आपको पता ही है कितनी ज़्यादा है। अब क्या क्या मेथड हो सकते हैं कोरोना डिस्चार्ज को कम करने के लिए। सबसे पहला तो है कि आप कंडक्टर का साइज़ बढ़ा दो, ठीक, उससे क्या होगा कि कोरोना डिस्चार्ज कम हो जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, बंडल कंडक्टर यूज़ करिए। बंडल कंडक्टर से क्या होगा, मोस्टली आपका जो एरिया है कंडक्टर का वो अल्टीमेटली इंक्रीज़ हो जाएगा। या फिर एक कोरोना रिंग आती है, उसको जगह जगह पर प्लेस कर दीजिए, ठीक। अब ये सब चीज़ें जो आई हैं, इन सबको ऑब्जर्व करने के लिए एक पीक्स फार्मूला है। तो पीक्स फार्मूला हमें क्या बताता है कि पावर लॉस कितना हो रहा है कोरोना की वजह से, तो उससे ये चीज़ें हम देख पाते हैं। अभी के लिए आपको पीक्स फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये तो आपका हो गया कोरोना। नेक्स्ट है आपका ट्रैवलिंग वेव। अब देखिए ट्रैवलिंग वेव कब आती है ये चीज़ समझिए। ट्रैवलिंग वेव एक तरह से जैसे आप किसी भी स्थिर पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वेव ट्रैवल करती है, उसी तरीके से कंडक्टर में भी होता है। करंट फ्लो हो रही है, जब भी कोई लोड ऑन करते हैं या फिर कंडक्टर करंट कोई भी पाथ में वेरिएशन देखती है, कहीं पे कंडक्टेंस चेंज हो रही है या इंडक्टेंस चेंज हो रही है, तो भी वोल्टेज वेव या करंट वेव जनरेट होती है। हमेशा वोल्टेज वेव पहले आती है, उसके पीछे पीछे आपकी करंट वेव पहले आती है, उसके पीछे पीछे आपकी
वोल्टेज वेव उसको फॉलो करती है। ठीक, तो यही ट्रैवलिंग वेव है। समझ चुके हैं आप कैसे ऑब्ज़र्व होती है। मोस्टली देखिए, अगर आप कोई भी स्विच ऑन करते हैं या लोड ऑन करते हैं या फॉल्ट आता है तो ही ये वेव्स जनरेट होती हैं। अगर आप वेव को देखो तो ये वेव कुछ ऐसी दिखती है, ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसका टाइम है। बहुत कम टाइम के लिए ही आती है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ये वेव नहीं आए तो अच्छा है। अब ये पार्ट जो है ये आपका फ्रंट है, इन्होंने यहाँ से दिखा रखा है। एक्चुअली ये वाला पोर्शन आपका फ्रंट पोर्शन है। पीक जो है वो क्रेस्ट है और ये जो क्रेस्ट के बाद वाला पोर्शन है ये टेल है। ठीक, तो ये हो गया फ्रंट पहला पार्ट, क्रेस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट, और उसके बाद का पॉइंट जो है वो है टेल। ठीक, अगर आप इनकी डेफिनेशन देखना चाहो तो दे रखी है। टेल क्या होती है, फ्रंट क्या होती है। टेल जो है मोस्टली 50% पे जब आपकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है वो है। अब अगर आप पोलैरिटी की बात करो तो देखिए, अगर आपकी पॉजिटिव वेव है जो कि 500 kV की है, क्रेस्ट उसका 1 माइक्रोसेकंड पे अपीयर हो रहा है, फ्रंट जो है वो 25 माइक्रोसेकंड का है। सॉरी, 500 kV की क्रेस्ट है, 1 माइक्रोसेकंड का फ्रंट है। मीन्स ये जो टाइम है वो 1 माइक्रोसेकंड है, और जो आपका टेल है वो 25 माइक्रोसेकंड का है। तो ये जो आपकी टेल है, ये वाला पोर्शन, ये आपका 25 माइक्रोसेकंड का है। ठीक, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, +500 क्योंकि पॉजिटिव वेव है, 1 पहले फ्रंट फिर 25 टेल। ठीक, इसी ट्रैवलिंग वेव को हम सर्ज भी बोलते हैं। सर्ज यानी कोई भी चीज़ जो अचानक से आती है। ठीक, आप चाहो तो देख सकते हो, पहले बहुत तेज़ी से पीक आता है, फिर एक ग्रेजुअल डिके होता है। अब हम देखेंगे कि ट्रैवलिंग वेव पे, मतलब ट्रैवलिंग वेव का क्या रोल है ट्रांसमिशन लाइन पे। देखिए, अगर आप एक ट्रांसमिशन लाइन देखो तो वो कुछ ऐसे ही दिखती है। कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा इंडक्टेंस प्रेजेंट होगा और कुछ कैपेसिटेंस प्रेजेंट होगा। ठीक, ये एक बहुत लंबी ट्रांसमिशन लाइन है, इसको आप बोल सकते हो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब देखिए, जब भी आप कोई भी जनरेटर लोड से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक, जैसे ही आपने कनेक्शन किया थ्रू अ स्विच, अब देखिए आपको एक चीज़ प्रॉपर्टी पता है कि कैपेसिटर और इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टीज़ बहुत जल्दी चेंज नहीं करते। आपने इसको जैसे ही ऑन किया, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज है उसे अपीयर होने में यहाँ कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि सारे वोल्टेज सेम हो जाए, उसके बाद कुछ वोल्टेज अपीयर यहाँ होगा, उसमें भी कुछ टाइम लगेगा। धीरे धीरे वोल्टेज यहाँ बिल्ड होगा, उसमें भी ये टाइम लगेगा। यहाँ बिल्ड होगा, यहाँ वहाँ भी टाइम लगेगा। तो ऐसे करते करते लोड तक वोल्टेज बिल्डअप होने में कुछ टाइम लेगा, और यही टाइम जो है आपका सर्ज ले आता है। ठीक, जिसको आपने क्या बोला हुआ है, ट्रैवलिंग वेव। ठीक, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। अब उसके बाद है कि मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि कैसे वोल्टेज सर्ज अपीयर हो रही है। ठीक, थ्रू स्विच बंद किया, वोल्टेज अपीयर हुआ, थोड़ी देर बाद इसके बाद हुआ, इसके बाद हुआ, ऐसे करके एक टाइम डिले आ जाता है इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के अपीयर होने के बीच में। ठीक, देखिए जैसे ही ये चीज़ें हो रही होंगी, एक करंट वेव आएगी, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया कि करंट वेव को ही वोल्टेज वेव फॉलो करती है। ठीक, तो उससे क्या होगा, जहाँ पे भी जंक्शंस हैं, अब ये जंक्शन है आपका, ये जंक्शन है आपका, ये जंक्शन है आपका, तो इन जंक्शंस पे इंडक्टेंस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज वेव है, कुछ पार्ट तो इस जंक्शन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा, मतलब पास ऑन हो जाएगा। ठीक, तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले देखते हैं सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है, सर्ज और वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन क्या है। अब
अब देखिए आपके सामने एक ट्रांसमिशन लाइन का मैंने छोटा सा पार्ट लिया हुआ है फिगर 8.2 में। जैसे ही आपने वोल्ट स्विच बंद किया तो ये ई वोल्टेज जो है एक छोटा सा पोर्शन मैंने क्या लिया है, डेल एक्स लेंथ का लिया है जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक। और थोड़ी दूर और आप लेंथ लोगे तो उसकी लेंथ एक्स है, टोटल लेंथ मैंने मानी है एल, ठीक। अब इस चीज़ को देखते हैं कि हम कैसे सर्ज इम्पीडेंस और वेलोसिटी को निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे वो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं कि लेंथ डेल एक्स है, ठीक। अब मान लीजिए जो एल है, एल यानी इंडक्टेंस ऑफ द लाइन, कैपिटल एल, वो पर यूनिट लेंथ पे आपको गिवन है, ठीक। तो उस छोटे से पार्ट जो कि डेल एक्स है उसका इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, एल इंटू डेल एक्स, ठीक। तो वो आपका उतने पार्ट का इंडक्टेंस आ गया। अब अगर आप फ्लक्स निकालो तो फाई इक्वल्स टू होता है एल इंटू आई, करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक। इंडक्टेंस है आपका एल इंटू डेल एक्स, तो फ्लक्स आपको मिल गया। अब अगर आपको ईएमएफ इंड्यूस निकालनी है तो सिंपली आपको विद रेस्पेक्ट टू टी से डिफ्रेंशिएट कर देना है। और यहाँ पे आपको पता है लेंथ पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो फाइनली जो आपको एक्सप्रेशन मिल गया वो मिल गया आपको आई एल वी। वी जो है यहाँ पे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ बता रहा है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन बता रहा है, ठीक। यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अगर आप देखो करंट आई जो है वो चार्ज कैरी कर रही होगी आई इंटू डेल टी, क्योंकि आपको पता है चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट। और कैपेसिटेंस हमने माना है कि डेल एक्स के लिए सी डेल एक्स है, ठीक। कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो सी है, अगर आप डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सी डेल एक्स आ जाएगा। तो चार्ज जो आपका आएगा वो आ जाएगा ई इंटू सी डेल एक्स, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज़ रखनी है। तो आई आपको जो मिल जाएगा वो आप मिल जाएगा आपको ई इंटू सी वी, क्योंकि करंट पर यूनिट चार्ज आपको पता है क्या होता है, वही वैल्यूज़ का यूज़ करके आपने निकाल लिया। अब सिंपली आपको सॉल्व करना है, ई बाई आई निकालना है। आई पता है, ई पता है, आप पहले निकाल चुके हो। तो वहाँ से आपका जो आएगा ये निकल के आएगा ई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर इक्वल्स टू एल बाई सी। तो ई बाई आई जो है वो निकला आपका अंडर रूट बाई एल बाई सी, ठीक। ये अंडर रूट होल है यानी अंडर रूट ऑफ एल बाई सी। ई बाई आई क्या होता है, इम्पिडेंस सीन फ्रॉम द सोर्स साइड, ठीक। तो ये जो भी जनरेटर लगा हुआ है, जो भी लोड को यहाँ से सी कर रहा होगा, मतलब देख रहा होगा, तो वो इम्पिडेंस कितना होगा, ZN, जिसको हमने बोला सर्ज इम्पिडेंस, ठीक। अब ये अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे 400 600 फॉर ओवरहेड लाइन और 40 और 60 ओम फॉर केबल। अब अगर आप इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करो, यानी दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी जो कि आ गई आपकी v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल बाई सी, ठीक। तो ये वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर जो e की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, फिर i निकाला, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल गई। अब अगर आपने इंडक्टेंस पहले ही लेक्चर में देखा हुआ है, पहले या दूसरे लेक्चर में, इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट किया और कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट किया, उन सब की आप वैल्यू रखोगे तो ये और ये पोर्शन कट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ आपका 2 पाई एप्सिलॉन 2 इंटू 10 की पावर 7। जब आप ये सारी वैल्यूज़ रखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के ही इक्वल है, यानी जो भी आपकी वेव है वो ट्रैवल कर रही है थ्रू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो है आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव है। आपको क्या पता चल चुका है कि जो उसकी वेलोसिटी है वेव की वो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, और आपको निकालना क्या है, अब कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है और कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब देखिए, अगर आपकी, मैंने पहले बताया हुआ है, जब भी
किसी जंक्शन पे ट्रैवलिंग वेव पहुंचती है जहां का इम्पीडेंस चेंज हो रहा होगा, ठीक, तो वहां पे हमेशा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा। तो वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मैं आपको दिखाता हूँ पहले। अब देखिए, आपकी ये वोल्टेज वेव थी जो कि ट्रैवल कर रही थी। ZC जो है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, जिसको हम सर्ज इम्पीडेंस भी बोलते हैं। वो जब यहाँ पे पहुँचेगी तो इसमें कुछ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा। देखो आप यहाँ पे पहले का इम्पीडेंस जो था वो ZC था, बाद का इम्पीडेंस जो है वो Z है, ठीक। तो इस जंक्शन पे आके कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। तो देखिए, आपकी जो वोल्टेज वेव फॉलो कर रही है करंट वेव को, आई यहाँ पे कुछ पोर्शन जो था वो रिफ्लेक्ट हो गया और वोल्टेज का जो कुछ पोर्शन था वो अपोजिट होके रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन बताया गया है कि वोल्टेज वेव का जो है वो कि अपोजिट है मैग्नीट्यूड में, और जो कोई करंट का रिफ्लेक्शन है वो अपोजिट है इन द केस ऑफ डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड इनका सेम है, ठीक। तो अगर आप रिफ्लेक्टेड और इन सब के बीच में रिलेशन लिखना चाहो तो देखिए, E = I × ZC, पता है आपको, जो भी वोल्टेज वेव है, जो भी करंट फ्लो हो रही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। और जो आपकी ट्रांसमिटेड वेव है, वो आपकी जो भी ट्रांसमिटेड करंट है मल्टीप्लाई बाई Z, वो आपकी ट्रांसमिटेड है, मतलब जो भी पोर्शन यहाँ से इस पे पास हो गया होगा, तो करंट तो आई होगी इस पोर्शन में और इम्पीडेंस है Z, तो ट्रांसमिटेड वोल्टेज जो होगा वो I × Z होगा, ट्रांसमिटेड करंट × Z। और जो रिफ्लेक्टेड होगा वो -IR × ZC। अब आप यहाँ पे गौर करो, देखिए -IR है, मतलब कि करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो चुकी है, ठीक। और जब आपने उसको ZC यानी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल जो आपका ER है वो आपका मैग्नीट्यूड में नेगेटिव आ गया, ठीक। तो इस वजह से ये नेगेटिव हुआ है, इस रिलेशन की वजह से। सो आपने क्या किया, आप देखो किसी भी जंक्शन पे आप देखो तो ट्रांसमिटेड किसके इक्वल होगा, रिफ्लेक्टेड प्लस जो भी इंसिडेंट था, सेम केस विद द करंट ऑल्सो। सो अब आपको करना क्या है, आपको वैल्यूज रख देनी है उठा के। किसकी वैल्यूज, IT की जगह आप रखोगे ET/Z, I की जगह रखोगे E/ZC और IR की जगह -ER/ZC, ठीक। ये वैल्यूज आप रखेंगे, इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ER को यहाँ से रिप्लेस करेंगे ET - E में, यहाँ रखेंगे, ठीक। थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, अरेंजमेंट के बाद जो आपको मिलेगा वो ET मिल जाएगा। ET से फिर आप क्या करेंगे, IT निकालेंगे, रिफ्लेक्टेड करंट आपको मिल गई। अगर आपको IT मिल चुका है तो आप रिफ्लेक्टेड वोल्टेज भी निकाल सकते हो, ट्रांसमिटेड करंट और रिफ्लेक्टेड करंट सब कुछ मिल जाएगा यहाँ से। सो सिंपल सा एक है, अगर आपको पता है एक्सप्रेशन कैसे लिखने हैं और कैसे वैल्यूज़ पुट करनी है तो आप आसानी से लिख पाओगे, ठीक। सो थैंक यू एवरीवन, ये लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर कुछ डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। आप चाहो तो इसके एक्सप्रेशन को देख सकते हो, अपने आप डिराइव करने की कोशिश करिएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें।